अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। अब्दुल वहाब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, सुनाओ। अच्छा, आज कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। सर समन और रेट लेक्चर। कौन सा वाला, 7 और 8 लेक्चर। चलें और डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास रिकार्टीज इक्वेशन है। रिकार्टीज इक्वेशन एक्चुअली नॉन लीनियर इक्वेशन होती है। जिस तरह आप पहले बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ चुके हैं, बर्नौलीज इक्वेशन भी नॉन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है जी। फॉर एन इज इक्वल टू, उसमें अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करें या 3 सब्स्टिट्यूट करें तो वो नॉन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, नॉन लीनियर फॉर्म बन जाती है उसकी। तो इसी तरह हमारे पास रिकार्टीज इक्वेशन है। रिकार्टीज इक्वेशन का इसी तरह डायरेक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए भी हम फिर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। जिस तरह के हमने बर्नौलीज इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके ले जाते हैं उसमें लीनियर इक्वेशन के अंदर, और देन हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं और देन उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये रिकार्टीज इक्वेशन है। तो अगर ये आप देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 में आपको रिकार्टीज इक्वेशन शो हो रही है। इक्वेशन नंबर 1 में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई प्लस आर वाई स्क्वेयर। तो अगर आपके पास ये आर ज़ीरो हो जाए, ठीक है ना, इफ, तो देन आपके पास क्या होगा कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो मेन जो आर की वजह से ये रिकार्टी इक्वेशन, यानी आर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर आर ज़ीरो होगा तो ऑब्वियसली ये फिर रिकार्टी नहीं रहेगी, ये तो लीनियर इक्वेशन सीधी सीधी बन जाएगी। इसमें नॉन लिनियरिटी वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो ये आर नॉन ज़ीरो के लिए ये टर्म जो है ना, ये रिकार्टी इक्वेशन रहती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपके पास एक जो सोल्यूशन है ना, वो y1, इस कोई पार्टिकुलर सोल्यूशन, ये इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं। ये सोल्यूशन y1 गिवन हो सकता है, या पॉसिबिलिटी ये है कि मे बी आपको सपोज गिवन ना भी हो। ठीक है। तो फिर आपको ये पहले फर्स्ट y1 सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करने के लिए जो, जिस तरह आप सिंथेटिक डिवीजन नहीं पढ़ते थे, सिंथेटिक डिवीजन में आपके पास रूट्स फाइंड करने के लिए पहला रूट आप तलाश करते थे बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो आपने क्या करना है कि कोई वैल्यू y की ना, इस इक्वेशन 1 के अंदर जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, y कोई वैल्यू उसमें पुट करेंगे। तो जो भी वैल्यू उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी, ऑब्वियसली वो सोल्यूशन होगा। ठीक है। सर वाई कॉन्सेप्ट हो गया या वेरिएबल इन्वॉल्व है? आवाज़ नहीं क्लियर आ रही तुम्हारी। अब माइक भी मेरे ख्याल में साउंड कर रहा है। क्या पूछ रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ कि वाई की जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट होगी या अच्छा, y की वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है, मे बी कांस्टेंट के लिए वो सेटिस्फाई कर जाए, और y की उसमें वैल्यू वेरिएबल भी इन्वॉल्व? वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकती है, और सिंपल किस्म के फंक्शन हो सकते हैं। हो सकता है y1 इज इक्वल टू एक्स हो जाए, एक्स स्क्वेयर हो जाए, ठीक है, साइन एक्स हो जाए, मे बी इस तरह के जो पार्टिकुलर फॉर्म के सोल्यूशन है ना, वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। मोस्टली मोस्टली ये होता है कि आपको फर्स्ट सोल्यूशन y1 गिवन भी हो। अगर गिवन हो तो फिर तो आपको मसला हल हो जाएगा, फिर तो आपने जस्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है और उसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में गिवन ना हो और जस्ट कहा जाए कि ये जो नॉन लीनियर रिकार्टी इक्वेशन है इसको सॉल्व करें, तो देन आपको करना पड़ेगा, सर्च आउट करना पड़ेगा पहले y1। सर्च आउट करने के लिए आपने क्या करना है कि कोई सोल्यूशन लेके उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। जिस तरह बाय इंस्पेक्शन मेथड में सिंथेटिक डिवीजन के लिए आप पहला रूट तलाश करते थे, तो इसमें ये एक आपने फर्स्ट सोल्यूशन तलाश करना है। अगर आपको वो फर्स्ट सोल्यूशन मिल जाए या गिवन हो, तो फिर अगला नेक्स्ट स्टेप जो है ना, वो ये है कि आपने कन्वर्ट करना है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को, और उस और इससे आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस सब्स्टिट्यूशन से, ये जो दी हुई है y इज इक्वल टू वाई वन प्लस यू, इस सब्स्टिट्यूशन से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो के सिंपल
बर्नौलीज फॉर्म में चली जाती है। और वंस आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होकर बर्नौलीज फॉर्म में चली जाए तो देन आपको पता है कि बर्नौलीज को कैसे डील करते हैं। सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके दोबारा आप उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और देन उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास है। तो जैसे अगर इसमें आप देखें तो ये y1 जो है इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो y इज इक्वल टू y1 प्लस u सब्स्टिट्यूट किया। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव भी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपकी जो फॉर्म है ना ये आ जाती है एंड पे, ये जो है ये वाली। तो इसमें जस्ट इसका स्क्वायर ओपन करें ये, तो इसका अगर आप स्क्वायर ओपन करें और इसमें से ये कुछ टर्म्स आपस में अरेंज कर लें, जैसे p प्लस क्यू y1 और r y स्क्वायर, इस टर्म को अरेंज कर लिया। इसी तरह बाकी टर्म्स को इस तरह रहने दिया। तो ये वाली जो टर्म्स है ना, ये जो p प्लस क्यू y1 प्लस, ये एक्चुअली आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना फर्स्ट जो दी हुई थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वेयर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू में गिवन थी जिसका सोल्यूशन आप फाइंड करने लगे थे। तो इसमें अगर आप y1 सब्स्टिट्यूट कर दें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो y1 इज इक्वल टू डी वाई वन डी एक्स इज इक्वल टू पी क्यू y1 और इसी तरह r y1 स्क्वेयर, तो ये बन जाती है। दिस मीन्स कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है p प्लस क्यू y1 प्लस आर वाई स्क्वेयर, ये जो इक्वल होगा डी वाई वन ओवर डी एक्स के। तो राइट साइड पे भी ये एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है डी वाई वन बाई डी एक्स, तो ये वाला एक्सप्रेशन एक्चुअली इस एक्सप्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल जो टर्म बच जाएगी एक डी यू बाई डी एक्स बच जाएगी ये वाली, और उसके बाद आपके पास क्यू यू और ये वाली क्यू प्लस आर 2y1 और प्लस आर यू स्क्वायर। तो ये वाली टर्म्स आपके पास जो है ना सिंपल बच जाएंगी, बाकी जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है आप। चलें गुड। किसी का क्वेश्चन यहाँ तक? सर ये p कैसे कैंसिल आउट होता है? ये वाली जो टर्म है ये वाली इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली ये p प्लस क्यू, यस सर एक दफा रिपीट कर दो सॉरी। ये आप इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ये जो गिवन है ये वाली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई प्लस आर ऑफ एक्स। तो इसमें अगर आप y1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये y1 इधर भी आ जाएगा, y1 यानी ये जो है इक्वेशन y1 के लिए भी तो होल्ड करेगी ना, जी जी, क्योंकि y1 भी तो इसका सोल्यूशन है, तो y1 के लिए भी ये होल्ड करेगी। तो इसका मतलब है कि ये dy1 इज इक्वल टू p ऑफ x प्लस q ऑफ x y1 प्लस r ऑफ x y1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो सारी टर्म है इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट साइड पे आगे लिखी हुई है, मैं अब आगे चलता हूँ ये वाली, तो ये वाली टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी? जी सर dy1 बाई डी एक्स की इक्वल आ जाएगी। और आपके पास इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी डी वाई वन बाई डी एक्स पड़ा हुआ है, तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पूरी टर्म एक्चुअली कैंसिल हो जाएगी। जी सर थैंक यू। तो पीछे आपके पास ये वाली टर्म्स बच जाएंगी। क्लियर है? जी जी, चलिए अच्छा, अब आपके पास जो टर्म्स बच गई हैं इनमें अगर गौर से देखें तो ये बर्नौलीज इक्वेशन है फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए। अब बर्नौलीज इक्वेशन को फॉर n इज इक्वल टू 2 हो या चाहे n इज इक्वल टू 3, उनको सॉल्व करने का बड़ा इजी वे है कि हम उसको फर्दर कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें जो लीनियर इक्वेशन में, और उसके लिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो उसका तरीकाकार एक तो अगर आपको वो याद है डायरेक्ट तो वो कर सकते हैं, या फिर आपका इसका एक तरीकाकार मैंने आपको ये बताया था कि इसमें ये जो राइट साइड पे जो नॉन लीनियर टर्म होती है उससे सबको डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास फॉर्म बन जाती है 1 ओवर यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स
इसी तरह फिर इसमें डिवाइड हो जाएगा माइनस क्यू प्लस 2y1 और डिवाइडेड बाय यू स्क्वेयर, और एक u इस तरह ऑलरेडी भी पड़ा हुआ है तो डिवाइडेड बाय सिंपल u बच जाएगा और दैट इज इक्वल टू r। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अब इसमें ये बताया था कि ये जो आपके पास इस टर्म के साथ जो भी टर्म है ना उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। जैसे इस टर्म के साथ 1/u बच गया, इधर तो 1/u स्क्वायर है, इधर 1/u बच गया, तो आप 1/u को सब्स्टिट्यूट कर दें किसी नए वेरिएबल, जिस तरह w पुट किया हुआ है तो w की इक्वल, तो ये आप w इज इक्वल टू 1/u सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ज़ाहिर बात आपको इसके डेरिवेटिव भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो सिंपल फॉर्म आपके पास बन जाएगी इक्वेशन 3 में वो आपके पास ये है, और ये आपके पास सिंपल कौन सी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इन w की फॉर्म में ये जो है ना ये लीनियर है। अब इसको आप इजीली इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके, जैसे ये p ऑफ x है, लीनियर में ये होता है कि जो इस वेरिएबल के साथ होता है, यहाँ पे जो y होता था उसके साथ ये वाला कोफिशिएंट p ऑफ x होता था, राइट साइड पे q ऑफ x होता है। तो यहाँ पे जो भी आपके पास इस जगह पे जो भी कोफिशिएंट आता है कि वो आपके कोफिशिएंट जो है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो आप यहाँ से इसकी मदद से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई, जिस तरह वो टेक्निक है लीनियर को सॉल्व करने की। तो ये टोटल कन्वर्जन है। फिर उसके बाद आप बैक सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी एट द एंड, जो w है उसको दोबारा u में लेके जाना पड़ेगा, और u से दोबारा आप ओरिजिनल y के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देंगे अपने प्रॉब्लम को। तो ये रिकॉर्डिंग इक्वेशन का इस तरह इसको डील किया जाता है। जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट पे ये आपके पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करते हैं वही सेम प्रोसीजर और देखते हैं कि फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आपके पास एग्जांपल है dy/dx इज इक्वल टू -2 - y प्लस वाई स्क्वेयर, और इसमें जो y1 इस दफ़ा ना गिवन है। अब आप सब्स्टिट्यूट करके बेशक यहाँ पे पुट भी करके चेक भी कर सकते हैं। अगर y1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो 2 है तो 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा, फिर -2 एज इट इज़ माइनस, और इधर पुट करेंगे y की वैल्यू 2 तो ये -2 हो जाएगी, यानी ये -2 और ये भी -2 हो जाएगी, और प्लस इधर पुट करेंगे तो पावर 4 आ जाएगी, 2 की पावर 2 जो है 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब -2 -2 -4 प्लस 4 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इट्स मीन कि y1 इज इक्वल टू इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अगर आपके पास सपोज गिवन ना भी होता तो आप इस तरह बाय सब्स्टिट्यूशन बाय इंस्पेक्शन इसको चेक कर लेते कि इधर कौन सा इसका सोल्यूशन बनता है। तो ये आपके पास सोल्यूशन है। अब आपने जस्ट क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है, यानी इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको पहले या तो वो जो हमने भी सब्स्टिट्यूशन किया है वो याद रख लें, आप ये जो फाइनल फॉर्म है इसकी, ये जो हमने ये वाली फाइनल फॉर्म अगर आपको याद है, ठीक है जी, तो देन आप इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आपने सब्स्टिट्यूट किया है जो w है, w इज इक्वल टू 1/u है, और फर्दर आपको ये भी पता है कि ये जो u है ये किसके इक्वल है, ये इसको भी चेक कर लेते हैं। फर्दर u आपके पास यानी आप यहाँ पे u की जगह इधर इधर आप w पुट कर देना,
यानी W इज इक्वल टू 1/u है, तो इसका मतलब वन, ये जो U इज इक्वल टू 1/W होगा। तो आप यहाँ पे इसकी जगह U की जगह 1/W डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दें। पहले तो हमने Y से U में ले गए, U से W में, तो आप डायरेक्ट ये वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके y1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y1 प्लस 1/W, ये वाली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं उसमें, और आपको वो फॉर्म मिल जाएगी। और फर्दर ये कि अगर आपको ये वाली फॉर्म भी याद है, ये तो सब्स्टिट्यूशन ये वाली डायरेक्ट हो सकती है इस फॉर्म में, और फर्दर आपको अगर ये वाली फॉर्म भी याद है, ये वाली, ये एंड वाली, तो देन आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट इस फॉर्म में आपको पता है कि Q क्या है, R क्या है, Y1 क्या है, ये तो आपको ये सारे जो कोफिशिएंट हैं ये आपको उसमें मिल जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें मिल जाते हैं, Q भी मिल जाता है आपको, R भी मिल जाता है। जी अच्छा, तो ये आपको ये जो सारी इनपुट्स हैं, ये Q ऑफ X, y1 R और R, ये तो आपको फर्स्ट इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये जो गिवन है ये वाली, इसमें P ऑफ X भी पता है, Q ऑफ X भी पता है, R ऑफ X भी पता है, y1 भी पता है। ये सारी आपको शुरू से कंपैरिजन करके ना आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो डायरेक्ट इसमें पुट कर दें, और W भी आपको पता है, कि जो y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू y1 प्लस 1/W की इक्वल है। तो यहाँ से आप W भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसकी वजह यानी से इस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से और वो तमाम P की मदद से डायरेक्ट आप इक्वेशन 3 भी बना सकते हैं, बजाय आपको पहले इसको ये वाला सारा प्रोसीजर ये वाला अडॉप्ट करें, इसको ट्रांसफॉर्म करें और देन। तो ये दोनों प्रोसीजर हैं, जिस तरह अगर आपको इजी लगता है, आप अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लें, अदरवाइज़ फिर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है जी, आवाज़ आ रही है ना आपको? ठीक है, तैयार है। ओके, तो अभी हम एग्जांपल 2 प्रोसीड करते हैं। अब एग्जांपल 2 में आपके पास ये अगर इसको कंपेयर करें तो ये आपके पास इसमें P ऑफ X क्या है, ये वाले फॉर्म जो हमारे पास जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, dy/dx इज इक्वल टू P ऑफ X प्लस Q ऑफ X y और प्लस R ऑफ X y स्क्वेयर। ये हमारे पास जनरल रिकार्टी इक्वेशन की फॉर्म थी। ठीक हो गया जी। तो अब इसमें हमें पता है कि ये एक्सप्रेशन है, ये -2, ये P ऑफ X है। इसी तरह ये y के साथ जो कोफिशिएंट है -1, ये वाला, इसमें मतलब Q ऑफ X हमारे P ऑफ X आपके पास -2 है। इसी तरह जो Q ऑफ X है वो आपके पास यहाँ पे -1 है, कंपैरिजन से पता चला। और एट दी एंड y स्क्वेयर का कोफिशिएंट R है, तो R इसमें 1 है, इसका मतलब R ऑफ X इज इक्वल टू 1 है। तो ये तीनों आपके पास कोफिशिएंट मिल गए ये वाले, और आपको y1 भी पता है, y1 2 है। तो ये चारों जो चीज़ें हैं ये भी पता है आपको। और इसी तरह आप अगर यहाँ से W बनाना चाहते हैं तो W का आप यहाँ पे बना सकते हैं। आपको पता है कि y1 जो होता है दैट इज y जो है दैट इज इक्वल टू y1 प्लस 1/W की इक्वल है। तो इट्स मीन कि आपके पास y1 तो 2 है, तो इसका मतलब जो सब्स्टिट्यूशन है y इज इक्वल टू 2 प्लस 1/W। तो ये y भी आपको पता चल गया। तो आप यहाँ पे y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें, यानी इस y को, तो आप कन्वर्ट उधर से w में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आपको p ऑफ x भी पता है, q ऑफ x भी पता है। तो ये सारी इक्वेशन आपके पास उसमें कन्वर्ट हो जाती है। या दूसरा प्रोसीजर ये है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करें। तो ये दोनों वेज पे हो सकते हैं।
तो हम देखते हैं ज़रा कि यहाँ पहले कौन सा डील किया गया है। तो इन्होंने प्रोसीड किया स्टेप बाय स्टेप, यानी कि उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले ट्रांसफॉर्म किया है अपने सिस्टम को। और वो कैसे, उन्होंने पहले सब्स्टिट्यूशन ली है y इज इक्वल टू y1 प्लस u, और फर्दर u आपको पता है दैट इज इक्वल टू, और आपको पता है w इज इक्वल टू 1/u है और 1/u इज इक्वल टू w होगा। फिर इसका मतलब है कि आप सब्स्टिट्यूशन यहाँ से दोनों को कंबाइन करके बना सकते हैं कि y इज इक्वल टू y1 प्लस 1/w, ये वाली सब्स्टिट्यूशन बन गई। और w बना लें, या यहाँ पे उन्होंने z बनाया हुआ है, आप बेशक यहाँ पे वेरिएबल z ले लें, कोई भी नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। और y1 आपके पास ये बना 2 है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 2 प्लस 1/z। तो ये नई ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा कि आपकी जो रिकार्टी इक्वेशन है वो डायरेक्ट लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अदरवाइज तो आप पहले क्या करते थे कि पहली सब्स्टिट्यूशन ये वाली जो यूज़ होती है, ये रिकार्टी से उसको बर्नाली में कन्वर्ट करती है। देन आप वो सेकंड यूज़ करते थे w इज इक्वल टू 1/u, उसकी मदद से वो उसको बर्नाली से फिर लीनियर में। तो ये अगर इन दोनों को कंबाइन कर देना ट्रांसफॉर्मेशंस को, तो इससे डायरेक्ट आपके पास जो इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो ये देखें आपके पास ये y गिवन है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर लिया, ठीक है जी। यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और 1/z के ऊपर प्रोडक्ट पावर रूल लगा लिया कि z को ऊपर शिफ्ट कर दें, -1 हो जाएगा, और इस पे पावर रूल लग गया। उसके बाद ये सारी जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये जो आपके पास पीछे इक्वेशन 1 गिवन थी, ये वाली, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। यानी यहाँ पे y1 की वैल्यू y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जो कि ये 2 प्लस 1/z है। y स्क्वायर की जगह भी 2 प्लस 1/z सब्स्टिट्यूट कर दिया, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो जो फाइंड आउट किया है नेक्स्ट स्टेज पे, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई, जिस पे ये डेरिवेटिव है, ये -2 एज इट इज़, यहाँ पे y की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू और उसका स्क्वायर। तो इन सब को स्क्वायर लिया, ऐड किया, सिंप्लीफाई किया, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये जो है ये फॉर्म बन गई है। अब इसको थ्रू आउट आप अगर z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो नई फॉर्म बनेगी वो ये बन जाएगी z प्राइम, ये है आपके पास ओल्ड फॉर्म, तो ये -z प्राइम बच जाएगी, और इधर एक z आ जाएगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में z है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, और इधर सिर्फ 1 बच जाएगा। तो ये आपके पास जो है नई फॉर्म आ गई, ये वाली। और ये अगर आप इसको देखें तो ये जस्ट लीनियर इक्वेशन है, ठीक है जी। इसमें आपके पास p ऑफ x जो है वो 3 है, और इसमें q ऑफ x -1 है। तो विद रिस्पेक्ट टू लीनियर इक्वेशन जब आप इसको कंपैरिजन करते हैं, तो p ऑफ x 3 आ गया, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया सेम वे में, ठीक है जी। और इसी तरह इसका फिर आखिर में इसको इंटीग्रेट करके दोनों साइड पे सेम वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जो लीनियर में करते हैं, इंटीग्रेट किया, फिर उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन की, और एट दी एंड आपके पास ये वाला y के अंदर, क्योंकि इक्वेशन y इन टर्म ऑफ y में थी, तो आंसर भी इन टर्म ऑफ y में आ गया। तो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया। इसमें c की वैल्यू अगर कोई कंडीशन गिवन हो तो c की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ अ जनरल सोल्यूशन। तो ये आपके पास वे है रिकार्टी इक्वेशन को सॉल्व करने का। ये एक और एग्जांपल है जी, नेक्स्ट एग्जांपल 2। अच्छा, एग्जांपल 2 में इन्होंने वो p ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x फाइंड आउट कर लिए पहले इन कंपैरिजन के साथ, और डायरेक्ट उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है जी। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आपके पास वो, बजाय आप वो सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, डायरेक्ट लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे
ये ये वाली इक्वेशन 3 यूज़ की गई है यहाँ पे। ये जो स्लाइड है ये प्रीवियस स्लाइड है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 यूज़ करके ना वो डायरेक्ट उस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद आपके पास ये फॉर्म बन गई, ये वाली जो है, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे प्रोसीड करना है आपने। तो ये आपके पास ये लीनियर इक्वेशन डब्ल्यू में है, और इसमें इसको सिंप्लीफाई करें अगर आप -2 + 4x, तो ये +2x बच जाएगा। इसका मतलब ये +2x इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया dw/dx। तो ये आपके पास डायरेक्ट लीनियर फॉर्म में है। तो इसमें p ऑफ x 2x हो जाएगा। इस 2x की मदद से आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें, और फर्दर आप इसको प्रोसीड कर लें, ये फॉर्म बन जाएगी। 2 ऑफ x आ गया, 2x आ गया p ऑफ x, और इसमें फर्दर आगे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया हुआ है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद ये टोटल डिफरेंशियल बन गया, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया ये वाला। तो ये आपके पास था जी सॉल्यूशन ऑफ रिकार्टीज इक्वेशन। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ ले।